स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना होता है। साथ ही इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पहला टॉपिक रहेगा वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और उसको किस तरीके से तैयार करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज हो सके। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। इन संस्थाओं को स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के तौर पर यानी लीगल तौर पर अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करना होते हैं और अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के साथ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के रूप में इनको अपना डेटा बताना होता है, जिसमें इनको मुख्य तौर पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है और साथ ही में बैलेंस शीट बनानी होती है। तो ये अकाउंट्स किस तरीके से तैयार होते हैं और ये स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला टॉपिक है वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? इन ऑर्गेनाइजेशन को अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए डे बाई डे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो रिसिप्ट से रिलेटेड हो यानी पैसा आने से रिलेटेड या एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बनाई जाती है। उस कैश बुक में डे 1 से लेकर लास्ट डे यानी पूरे 365 दिन का हिसाब किताब रहता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आया या गया उसका रिकॉर्ड कैश बुक में रहता है। अब यहाँ पर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको यहाँ पर उस कैश बुक की समरी चाहिए होती है। उस समरी को हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि जितने भी हेड्स हैं, जितने भी हेड्स में जितना पैसा आया, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो ईयर में जितना भी सब्सक्रिप्शन आया उसका टोटल अमाउंट, मान लीजिए सैलरी पे करती है तो सैलरी जो ईयर में जितनी पे की है उसका टोटल अमाउंट, रेंट का टोटल अमाउंट, इसी तरीके से जितने भी हेड्स हैं जहां पर पैसा आता है और जाता है उन सारे हेड्स का जो टोटल अमाउंट है, उन सारे टोटल अमाउंट्स को लेकर हम एक समरी क्रिएट करते हैं। उस समरी में हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन के पास यानी इस सोसाइटी के पास, इस क्लब के पास पैसा आया कहाँ से, यानी किन किन हेड में कितना कितना पैसा आया और इन सोसाइटी या इन क्लब ने इन किन किन हेड में कितना कितना पैसा खर्च किया है। तो इन सब की जो कंप्लीट डिटेल है वो हम एक अकाउंट में शो करते हैं जिसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहा जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है। All cash transactions are done in this account. There is no accounting of credit transaction. इस अकाउंट में हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स की ही डिटेल को इंक्लूड करते हैं। जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुए हैं उसकी डिटेल हम यहाँ शो नहीं करते हैं। इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक की हेल्प से बनाया जाता है। इन दिस द अकाउंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर इज केप्ट इन ब्रीफ। इसमें साल भर में जो भी कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं उसकी ब्रीफ डिटेल शो की जाती है। दिस अकाउंट स्टार्ट विद ए कैश बैलेंस एंड दिस अकाउंट ऑल्सो एंड विद ए कैश बैलेंस। ये अकाउंट कैश बैलेंस के साथ शुरू होता है यानी ओपनिंग कैश बैलेंस से शुरू होता है और ये अकाउंट खत्म होता है कैश बैलेंस के साथ में, यानी शुरू में कितना पैसा था उस संस्था के पास और ईयर के एंड में कितना बचा। While preparing final account of these institution, the first receipt and payment account is created. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जो पहला क्रम है वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी इन ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर। इसकी सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। दिस अकाउंट डज नॉट अकाउंट फॉर एनी एडजस्टमेंट सच एज बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, बट इट अकाउंट्स फॉर एडवांस पेमेंट एंड एडवांस इनकम। इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम एडजस्टमेंट नहीं लिखते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, बैड डेप्ट हुआ
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड इनकम है, इनको हम शो नहीं करते हैं क्योंकि ये कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर एडवांस पेमेंट जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम यानी अनअर्न्ड इनकम को शो किया जाता है। तो इस तरीके से रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट को तैयार करते हैं कैश बुक की हेल्प से। प्राप्ति भुगतान खाता कैसे तैयार किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनता है, ध्यान से समझिएगा इसको बनाने के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले जब हम रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है, कैश का या बैंक का जो बैलेंस होता है, उसको रिसिप्ट कॉलम में यानी डेबिट साइड लिखा जाएगा। याद रखिए सबसे पहले हमें कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, यहीं से रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाने की शुरुआत की जाती है। उसके बाद संस्था को विभिन्न मदों से रकम प्राप्त होती है, उन्हें नाम पक्ष में लिखा जाएगा, जैसे चंदे की रकम, दान की राशि, प्रवेश शुल्क, वसीयत, एंडोमेंट फंड, संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि, सदस्यता शुल्क, विनियोगों पर ब्याज आदि। सीधा सा मतलब यह है संस्थाओं को जहां से इनकम हो रही है यानी जहां से राशि प्राप्त हो रही है, यहाँ से रिसिप्ट हो रहा है, उन सारे हेड्स को हमें डेबिट साइड में लिखना होगा रिसिप्ट कॉलम में। प्रवेश शुल्क संस्था को मिलता है, दान का पैसा मिलता है, चंदे का रकम भी मिलता है, वसीयत की राशि भी मिलती है। ये सारी वो अमाउंट है जो संस्थाओं को प्राप्त होती हैं, उन्हें हमें इस खाते के डेबिट साइड में लिखना है रिसिप्ट कॉलम में। उसके बाद रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट अमाउंट को ही लिखा जाएगा, भले ही उसका रिलेशन किसी भी ईयर से क्यों ना हो। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम 2020 का रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, अब 2019 का कुछ अमाउंट हमें 2020 में मिला तो वो भी इसमें लिखा जाएगा। 2021 का अमाउंट 2020 में रिसीव हुआ वो भी हमें इसमें लिखना होगा। मान लीजिए कोई पेमेंट जो 2019 का ड्यू था वो हमने 2020 में किया है, वो भी हमें यहाँ शो करना होगा। मान लीजिए कोई पेमेंट जो 2021 का था एडवांस में हमने उसको 2020 में ही पे कर दिया है, उसको भी यहाँ पर शो करना होगा। अब आप समझ गए होंगे, कुल मिलाकर जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ हो, चाहे वो पिछले ईयर का हो या अगले ईयर का हो या किसी भी ईयर का हुआ, इस साल रिसीव हुआ है तो शो करना होगा। और भले ही इस साल हमने पेमेंट किया है, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, तो भी हमें यहाँ पर शो करना होगा। कुल मिलाकर जो पैसा इस साल आया वो लिखिए और जो पेमेंट गया वो लिखिए। इसमें रेवेन्यू और कैपिटल आइटम में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा, दोनों आइटम को लिखा जाएगा रिसिप्ट में और पेमेंट में। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में किसी भी तरह के एडजस्टमेंट नहीं लिखने हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, अक्रूड इनकम, क्योंकि इनका रिलेशन कैश के साथ नहीं है। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में सारे रिसिप्ट डेबिट साइड और सारे पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखने होंगे। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस बचता है उसको क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस कहते हैं। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना होता है, और याद रखिए इस अकाउंट में हमें एडवांस इनकम यानी अनअर्न्ड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखने होंगे क्योंकि उनका रिलेशन कैश के साथ में है। तो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाने के टाइम पर आप इन नियमों को ध्यान में रखेंगे तो आपको रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही आसान होगा। तो इस तरीके से इन नियमों की सहायता से आपको रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। अब आपकी हेल्प के लिए मैंने रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट के जो रूल हैं उनको ब्रीफ में इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट इकोनॉमिक स्टेटस शो करता है या नहीं करता है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट जस्ट कैश बुक की समरी है, मतलब जो पैसा आया वो और जो पैसा गया वो हमें यहाँ पर शो करना है। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों का आइटम को लिखा जाता है। अब रेवेन्यू आइटम का रिलेशन होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, और कैपिटल आइटम का रिलेशन होता है सीधे सीधे बैलेंस शीट से, यानी दो अलग अलग चीज़ों को हम एक साथ अकाउंट में लिख रहे हैं। दूसरी बात, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमें केवल कैश ट्रांजैक्शन ही शो करने होते हैं। अब भले ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होते होंगे, कुछ ना कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में रहते ही होंगे। अब उन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में। दूसरा कारण ये है,
तो ये जो दो कारण हैं, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट इकोनॉमिक स्टेटस बताने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को छोड़ रहे हैं और साथ ही रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम्स को एक साथ शो कर रहे हैं बिना डिफरेंशिएट किए हुए। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट इकोनॉमिक स्टेटस को शो नहीं करता है। प्राप्ति और भुगतान खाता में केवल नकद संबंधी व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इस खाते में उधार से संबंधित व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। साथ ही इसमें आयगत और पूंजीगत मदों में अंतर नहीं किया जाता है। इस कारण से इस खाते के माध्यम से लाभ हानि का ज्ञात करना संभव नहीं है और साथ ही कुछ व्यवहारों के नहीं लिखे जाने पर आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी संभव नहीं है। इसलिए प्राप्ति और भुगतान खाते को आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं माना जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत आसान तरीके से रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया कि रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट को बनाने के नियम क्या होते हैं। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नमस्कार।